Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unseen Doubts. आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई एक पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में जानते हैं। द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये जो पोएम है इसे ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये पोएम जो है ये विलियम शेक्सपियर के ही एक प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है। एज यू लाइक इट प्ले के एक्ट 2 सीन 7 में एक जैक्विज नाम का करेक्टर एजेस ऑफ मैन के बारे में मोनोलॉग बोलता है और वहीं से ये पोएम जो है वो ली गई है। इसी कारण से इस पोएम को ऑल द वर्ड्स स्टेज स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आइए और बढ़ते हैं, जानते हैं इस पोएम के बारे में। इस पोएम की थीम की बात करें तो ये पोएम जो है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ इसकी थीम। इसके अंदर विलियम शेक्सपियर हमें ये बताते हैं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज है और जितने भी मेन एंड वीमेन इस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं वो सभी इसके कैरेक्टर्स हैं और सभी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, एजेस के ऊपर डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। वो किस तरीके के रोल्स प्ले करते हैं दोस्तों, हम लोग जब पोएम का टेक्स्ट डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको वो 7 स्टेजेस बता दूं, वो 7 एजेस बता दूं जिसकी बात करेंगे विलियम शेक्सपियर इस पोएम के अंदर। तो सबसे पहली स्टेज है दोस्तों इन्फेंसी। यहाँ पर पोइट बात करते हैं कि ये वो स्टेज है जब एक बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज वो कहते हैं एज अ स्कूल बॉय, देन थर्ड स्टेज टीनेजर, फोर्थ स्टेज यंग मैन, फिफ्थ स्टेज मिडल एजेड, सिक्स्थ स्टेज ओल्ड मैन एंड लास्ट एंड फाइनल सेवंथ स्टेज इज डॉटेज एंड डेथ। मतलब ये वो सिचुएशन आ जाती है जब एक पर्सन जो है वो डेथ की वर्ज पे पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं 7 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं हम इस पोएम के अंदर। और पोइट ने 7 स्टेजेस और उसी के साथ साथ एक करेक्टर उन 7 स्टेजेस या एजेस में क्या रोल्स प्ले करता है उसकी भी बात करी है। तो चलिए इस पोएम के टेक्स्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पोइट कहते हैं ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स। They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेंजा है दोस्तों इस पोएम का। यहाँ पर पोइट सबसे पहले कह रहे हैं ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, कि ये पूरा का पूरा विश्व जो है, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है, एक स्टेज है। मतलब पोइट यहाँ पर वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं एक स्टेज से। किस स्टेज से दोस्तों, जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं एक प्ले परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस एंड एक ऑफ्टन कोटेड लाइन है और इस लाइन के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं और शेक्सपियर इसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड को एक स्टेज से। द पोइट फाइंड्स अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्ल्ड एंड द स्टेज। सिर्फ कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है, वो इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, दोनों चीज़ों को क्या बता रहे हैं, सिमिलर बता रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, पता लग गया होगा आपको अब तक, तो मेटाफर, राइट। तो पोइट यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्ल्ड जो है और जो एक स्टेज होता है जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स मिल करके कुछ प्ले परफॉर्म करते हैं, वो दोनों चीज़ें ही पोइट यहाँ पर सिमिलर बता रहे हैं। और पोइट क्या कहते हैं, एज इन द स्टेज इज फुल ऑफ एक्शन जस्ट लाइक द वर्ल्ड। जैसे एक स्टेज के ऊपर बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, वैसे ही इस वर्ल्ड में भी क्या होते हैं, जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकेंड लाइन की बात करें, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। और यहाँ पर पोइट कह रहे हैं जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर मैन रह रहे हैं, जितनी भी विमेन रह रही हैं, वो सब क्या है, ओनली प्लेयर्स हैं, ओनली परफॉर्मर्स हैं। मेयरली का मतलब है यहाँ पर दोस्तों ओनली। फिर अगली लाइन में पोइट कहते हैं दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस।
अब यहाँ पर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस का क्या मतलब है? अगर आपने कभी स्टेज देखा हो जहाँ पर कोई प्ले परफॉर्म किया जा रहा हो, तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है जो कि एंटर करने के लिए होता है और एक होता है एग्जिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्लूरल में ले रहे हैं पोइट, तो पोइट का क्या मतलब है? एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। तो इससे क्या मतलब है? यहाँ पर एक तो जो स्पीकर हैं, जो पोइट हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अबाउट लाइफ एंड डेथ। ये तो बहुत क्लियर है हमें, है ना, क्योंकि ये तो शाश्वत सत्य है हमारी लाइफ का, कि इसको तो कोई चाहे तो भी नहीं बदल सकता, क्योंकि लाइफ है तो डेथ होगी ही होगी, है ना। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग हो गया इसका। और इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं? इवन इसको प्लूरल में यूज़ करा गया है, तो क्यों करा गया है? The speaker isn't talking only about life and death, friends. He is talking about human relationships as well. People come and go in our lives, relations and made broken and re-established. मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं पोइट कह रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में, कि यहाँ पर लोग हमारी लाइफ में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, बहुत सारी नई जिंदगियाँ हमारी लाइफ में आती हैं फिर निकल जाती हैं, बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, दोबारा से बनते हैं, फिर से टूटते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हम एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस से ये भी ले सकते हैं। फिर अगली लाइन में पोइट बात करते हैं, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक आदमी जो है, यहाँ पर एक आदमी, मैन का मतलब यूनिवर्सली लिया जा रहा है, इंडिविजुअल से लिया जा रहा है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल अदा करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही रोल अदा कर रहा है, वो बहुत सारे, लाइफ टाइम बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। वो कभी वो सिबलिंग का रोल, कभी स्पाउस का रोल, कभी पेरेंट्स का रोल, लाइक ऐसे बहुत सारे, फ्रेंड का रोल, है ना, बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसके ये एक्ट्स जो है कितनी एजेस में चलते हैं? तो 7 एजेस में चलते हैं। और अब आगे चल करके पोइट हमें उन सभी एजेस के बारे में डिफरेंट बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. तो यहाँ पर अब पोइट कह रहे हैं एट फर्स्ट द इन्फेंट, कि सबसे पहले यहाँ पर जो है एक इंसान वो एज इन्फेंट रोल प्ले करता है। जब एक इंसान का जन्म होता है, उस स्टेज की यहाँ पर बात की जा रही है। जब एक इंसान एक इन्फेंट होता है तो वो क्या करता है? म्यूलिंग मतलब जैसे एक बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, आपने बच्चे को भी रोते हुए देखा होगा डेफिनेटली दोस्तों, वो भी म्यूलिंग करता है। एंड प्यूकिंग का मतलब है वोमिटिंग, कि वो जो भी खाता है वो उलट करके उसके मुंह से वापस आ जाता है ना। उसे स्टार्टिंग के डेज में कुछ पच नहीं रहा होता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है, और वो अपने नर्स के आर्म्स में होता है और म्यूलिंग एंड प्यूकिंग करता है। अब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। म्यूलिंग का मतलब क्या है? म्याऊ म्याऊ बच्चे को करते हैं, आपने भी देखा होगा। प्यूकिंग मतलब वोमिटिंग होना। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग का यहाँ पर मतलब है दोस्तों क्राइंग वीपिंग, है ना। जब अब ये सेकंड स्टेज आ गई यहाँ पे स्कूल बॉय वाली, तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेज पे एक इंसान क्या होता है? एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करता है। वाइनिंग एक रोता हुआ, आपने भी शायद, पता नहीं मुझे, मैं तो डेफिनेटली रोया था अपने टाइम पे, जब मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल जाना पड़ा था। काफ़ी दिन तक रोना आता रहा था कि अरे ये क्या हो गया, है ना। तो वो एक वाइनिंग स्कूल बॉय का रोल प्ले करता है विद हिज सैचल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैग, है ना, जो वो अपने शोल्डर्स पे टांग के बुक्स डाल के लेके जाता है। विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। और उसका फेस तब कैसा लग रहा होता है? बिल्कुल शाइनिंग मॉर्निंग की तरह लग रहा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल किसको बोलते हैं? घोंगा, आपने देखा होगा शायद एनिमल, ये बहुत स्लोली चलता है तो वो क्रीप करता है।
जो बच्चा होता है स्कूल जाते वक्त बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लोली वॉक करता है, क्रीपिंग करता है, रेंगता हुआ जाता है। ऐसे नहीं खुशी खुशी जा रहा है भैया मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो स्नेल की तरह क्रीपिंग करता हुआ धीरे धीरे वॉक करता हुआ जाता है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं होता आगे। इसीलिए पोइट लिख रहे अनविलिंगली टू स्कूल, क्योंकि उसकी स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है मैं रिपीट कर देता हूँ। इन्फेंट मतलब एक जन्म लिया हुआ बच्चा, म्यूलिंग मतलब उसका एक साउंड जो एक छोटा बच्चा निकालता है रोते वक्त, प्यूकिंग मतलब वोमिटिंग, और वाइनिंग मतलब क्राइंग या वीपिंग। सैचल का मतलब है यहाँ पर बैग, और यहाँ पर स्नेल आप लोग जानते हैं एक एनिमल, घोंगा जिसको बोलते हैं। क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए जाना, बहुत स्लोली वॉक करना। तो ये सारे इसके वर्ड्स है। क्रीपिंग लाइक स्नेल के अंदर जो है सिमिली पोएटिक डिवाइस लग रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एंजायमेंट भी लग रहा है। चलिए अगले स्टेंजा की बात करते हैं। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद अ वॉफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब यहाँ पर थर्ड स्टेज की बात आ गई है, और ये स्टेज पे पोइट कह रहे हैं कि स्कूल बॉय के बाद एक इंसान क्या हो जाता है, वो एक लवर बन जाता है जब वो अपनी टीनेज में पहुंच जाता है ना। सबकी लाइफ में ये दिन आते हैं, एक लवर की तरह रोल प्ले करते हैं। तो वो कहते हैं फिर वो एक लवर बन जाता है, एक प्यार करने वाला सौदागर बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी, वो भट्टी की तरह आहें भरता है। साइंग का मतलब है आहें भरना, और फर्नेस का मतलब है भट्टी। जो एक लवर होता है वो क्या करता है, भट्टी की तरह आहें भरता है। विद द वॉफुल बैलेड, बैलेड का मतलब है यहाँ पर सॉन्ग्स, वॉफुल का मतलब है सैड सॉन्ग्स, कि वो सैड सॉन्ग्स लिखता है, वो सैड सॉन्ग्स के साथ में आहें भरता है लिखते हुए, भट्टी की तरह आहें भरता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और ये सैड सॉन्ग्स जो है वो किसकी यादों में लिखता है दोस्तों, अपनी प्रेमिका की आईब्रोज। आईब्रोज का यहाँ पे आप मतलब खूबसूरती भी ले सकते हैं, अपनी प्रेमिका की खूबसूरती की यादों में वो सैड सॉन्ग्स लिखता है और भट्टी की तरह आहें भरता है। तो ये अब तीसरी स्टेज यहाँ पर आ गई है। अगली स्टेज की वो बात करते हैं। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि एक टीनेजर एक लवर की रोल के बाद में अब इंसान किस स्टेज में परफॉर्म करता है, तो वो पहुंच जाता है एक सोल्जर की स्टेज पर। अब यहाँ पर सोल्जर ये नहीं है कि वो कोई सिपाही बन जाता है, नहीं दोस्तों, अब वो सिपाही नहीं बनता है। अब उसकी यूथफुल एज जो है वो आ गई है। अब उसमें सोल्जर से दिखाया गया उसके अंदर एनर्जी बहुत है, उसे अब लाइफ में एकदम ऐसा कुछ, उसे ये नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जस्ट उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो एक यंग सोल्जर की तरह दिखाई गई है। अब एक टेंडर लवर जो था वो स्लोली स्लोली ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ सोल्जर, ठीक है। और वो अपनी अब जिंदगी की लड़ाई लड़ने निकल चुका है। अब उसे कुछ ना कुछ जॉब चाहिए, अब उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए, अपने परिवार को आगे चलाना है, पालना है। तो ये सब करने के लिए उसे एक सोल्जर बनना पड़ेगा। और वो क्या करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। अब यहाँ पर ओथ्स का मतलब है दोस्तों अब्यूसिव लैंग्वेज। यहाँ पर शपथ नहीं है ओथ का मतलब, यहाँ पर ओथ्स का मतलब है अब्यूसिव लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज। ये बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज करता है अभी। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और वो एक लेपर्ड की तरह दाढ़ी रखता है, मतलब बिल्कुल भी बेढंगे ढंग से, है ना, बिल्कुल भी ढंग से नहीं, बिल्कुल बेढंगे ढंग से कहीं से बढ़ रही है, छोटी हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेंज टाइप में जो है वो बन गया है, उसका लुक ऐसा हो गया है, ठीक है। जेलस इन ऑनर, अब वो अपने सम्मान को लेकर के सोचने लगा और दूसरों से ईर्ष्या करने लगा है कि मेरे पास इतना सम्मान है, उसके पास ज्यादा सम्मान है। अब उसे अपने आत्म सम्मान, अपने सम्मान की भी पड़ गई है ना, कि मेरी इज्जत कितनी है, उसकी इज्जत कितनी है, वो भी चीजों को अब वो देखने लगा है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और वो अचानक से कभी भी जल्दी से किसी से भी लड़ने झगड़ने लगता है, ठीक है, किसी से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई किस लिए होती है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने रेपुटेशन जो इज्जत है उसको क्या बोला, बबल, कि आई और फूटी, कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, है ना। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तोप के मुंह में जाने को भी तैयार है,
इतनी एनर्जी है उसके अंदर स्टेज पे। तो आप लोग समझ गए होंगे इस स्टैंजा को कि वो एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है और एक लेपर्ड की तरह उसने बियर्ड रखी हुई है और वो अपने सम्मान को लेके, अपने ऑनर को लेके दूसरों से जेलस कर रहा है और वो किसी के साथ भी सडनली और क्विकली लड़ाई करना शुरू कर देता है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। और वो ये सब चीज़ें किसकी तलाश में है? वो अभी एक बबल रेपुटेशन, मतलब जल्दी से आकर ख़त्म हो जाने वाली इज्जत, परमानेंट इज्जत नहीं है ना, इवन इन द कैनन्स माउथ। और इसे लेने के लिए, बचाने के लिए वो तोप के मुंह में जाने को भी तैयार है, इतनी एनर्जी उसके अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part। अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि अब एक सोल्जर के बाद वो किसका रोल प्ले करता है? एक जज का रोल भी प्ले करता है। अब वो अपनी मिड लाइफ के अंदर आ चुका है, अब वो मिड एजड हो चुका है और एक सोल्जर के बाद अब वो एक जज की तरह रोल प्ले करना उसने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर जज की तरह रोल प्ले करने से मतलब क्या है दोस्तों, कि अब वो दूसरों को अपनी जजमेंट देना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, दूसरों को जजमेंट देना शुरू कर दिया, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में अब वो बात करना शुरू कर देता है इस स्टेज के ऊपर आकर के। और अब उसका लुक कैसा हो गया? बिल्कुल फेयर राउंड बेली। फेयर का मतलब बिल्कुल गोल गोल, पूरी कंप्लीटली गोल गोल पेट उसका हो गया है, विद गुड कैपन लाइंड। कैपन यहाँ पर चिकन्स है कि चिकन खा खा के उसका पेट बिल्कुल फूल करके गोल हो गया है। और यहाँ पर कैपन लाइंड का मतलब है कि उसके पेट का जो फैट है ना, वो लाइन बाय लाइन, मतलब चिकन्स उसमें फैट की फॉर्म में बन के बाहर आ गए हैं। गुड कैपन लाइंड मतलब चिकन्स जो हैं जो उसने खाए, जिसकी वजह से उसका पेट राउंड राउंड बन के बाहर आ गया, तो वो जो है फैट की फॉर्म में लाइंड होकर के चिकन सारे दिखने स्टार्ट हो गए उसकी बैली से। विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखें जो काफी गंभीर सी लगने लगी है, काफी सीरियस सी लगने लगी हैं, और बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। और अभी पहले उसके देखो लेपर्ड के जैसे बियर्ड बोली थी, लेकिन अभी उसकी बियर्ड का कट कैसा हो गया दोस्तों? बिल्कुल फॉर्मल हो गया, बिल्कुल ऐसे शेप में अभी बियर्ड उसने कट करना शुरू कर दिया है। और अभी वो लोगों को क्या देता है? फुल ऑफ वाइज सोज। सोज का मतलब है यहाँ पर कहावतें, बहुत ही बुद्धिमानी कहावतें वो बोलता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और बहुत ही मॉडर्न एग्जाम्पल्स उसने देने शुरू कर दिए हैं। इंस्टेंसेस का मतलब है एग्जाम्पल्स, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से अपना इस स्टेज के ऊपर रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन करूं, तो ये जो जस्टिस है ये शो करता है एक राउंड बेलीड वेल टू डू मैन को, जो कि चिकन ईट करता है। और इस पे स्पीकर जो बहुत ही ह्यूमरसली ये चीज़ कह रहे हैं कि वो चिकन उसके फैट की फॉर्म में लाइंड होकर के बाहर दिखाई देने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और अभी उसकी आंखें जो काफ़ी सीरियस नज़र आती हैं, और उसकी बियर्ड जो है वो एक फॉर्मल कट के साथ में बहुत ही शेप के अंदर है, और ये चीज़ सजेस्ट करती है एक स्टर्न नेचर को। ही इज़ फुल ऑफ विजडम, कि उसके अंदर अभी बहुत सारी विजडम आ गई है, वो बहुत सारे मॉडर्न एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहा है, जो जहाँ पर होना चाहिए, जिस एग्जाम्पल को जहाँ पर देना चाहिए वही रेलिवेंट बात वो वहाँ पर कर रहा है। एंड ही कैरीज अबाउट हिज पार्ट इम्पार्टिंग नॉलेज एंड कैरिंग आउट द ड्यूटी ऑफ जस्टिस। तो अभी वो दूसरों को नॉलेज देते हुए घूम रहा है, और उसी के साथ साथ वो अपनी ड्यूटी जो है एज जज जो है फुलफिल कर रहा है इस स्टेज के ऊपर। आगे बात करते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। हिज यूथफुल होर्स well saved a word to wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistle in his साउंड। तो यहाँ पर अब ये सिक्स स्टेज है, इसमें पॉइंट बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो सिक्स स्टेज है ये शिफ्ट हो रही है एक लीन मतलब पतला, स्लीपर्ड मतलब स्लीपर पहने हुए, पेंटालून मतलब एक फुलिश सा दिखाई देने वाला इंसान, ठीक है।
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब वो इंसान जो है वो कैसा बन गया है, एकदम पतला हो गया है और वो स्लीपर पहन के रखता है और एकदम फुलिश सा दिखाई देता है। पेंटालून के देखिए दो मतलब आपको देखने को मिलेंगे, एक तो पैंट मिलेगी जो पहनने वाली पैंट होती है, और एक आपको फुलिश लुक का इंसान भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन इसका लिया है वो मैंने एक फुलिश लुक का इंसान लिया है। ठीक है, विद स्पेक्टिकल्स। अब क्या है, उसकी नोज के ऊपर, विद स्पेक्टिकल ऑन नोज, उसकी नाक के ऊपर क्या लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है। एंड पाउच ऑन साइड, और यहाँ पर पाउच के कई मीनिंग निकल सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं इसका इंटरप्रिटेशन कि उसने अपने साइड में एक थैला टांग रखा है अपने मटेरियल को, अपने ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने के लिए, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। सेकंड इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि उसकी आंखें जो हैं, उसकी आंखों का जो स्किन है वो लटक गया है अभी मुरझाने के कारण से, झुर्रियों के कारण से। तो पाउच ऑन साइड जो कि ऊपर नोज की वो बात कर रहा था कि स्पेक्टिकल्स उसने लगा रखे हैं। एंड थर्ड इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि जो उसके साइड्स हैं जहां से पैंट का बेल्ट बांधा जाता है, वो जो पीछे बैक साइड में जो दोनों साइड होते हैं, वो दोनों साइड क्या हो गए हैं, उनका फैट जो, उनका स्किन जो है वो लटक गया है। तो पाउच ऑन साइड वो भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे सिंपल एंड स्टीक मीनिंग निकलता है वो ये है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने के लिए एक झोला, एक थैला जो है अपने साइड में टांग करके घूम रहा है। हिज यूथफुल होज, होज का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पजामा, और किस पजामे की बात हो रही है, उसकी जवानी के दिनों के पजामे की। वेल सेव्ड, जो कि उसने सेव करके रखा था, क्योंकि उस टाइम वो जॉब जाता था तो उसे वो सब चीज़ें, फॉर्मल क्लोथ्स पहनने का टाइम नहीं लगता था। तो अभी उसने वो संभाल के रखा हुआ था कि जब वो फ्री हो जाएगा अपनी जॉब से तो वो इन कपड़ों को पहनेगा। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, शैंक का मतलब है टांगे, श्रंक का मतलब है अभी उसकी टांगे जो है सिकड़ी हुई हैं, है ना, क्योंकि वो काफ़ी पतला हो गया पहले से। तो ये जो सिकड़ी हुई, जो श्रंक हुई जो टांगे हैं उसकी, उसमें उसके उस टाइम के संभाले हुए पजामे जो हैं अभी पूरे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी लीन हो चुका है, काफ़ी पतला हो चुका है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड। अब वो कहते हैं उसकी जो एक मर्दाना जो आवाज़ थी, है ना, एक बहुत भारी भरकम जो आवाज़ थी, वो क्या हो गई है, एक बच्चे की तरह ट्रेबल कांपती हुई, पाइप एक बांसुरी की तरह बजती हुई, और उसकी आवाज़ में से सीटियों का साउंड आना जो है वो अभी शुरू हो गया है। तो उसकी आवाज़ इस तरीके की हो गई है। यहाँ पर चाइल्डिश, बचकानी, ट्रैबल, कांपती हुई, पाइप्स जो है यहाँ पर फ्लूट, बांसुरी से लिया गया है। विसल्स का मतलब सीटियाँ बजाती हुई, सीटियाँ आ रही है उसके साउंड के अंदर। तो मैं इसको दोबारा एक बार थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि वो अभी जो पर्सन है, जो करेक्टर है, वो काफ़ी पतला हो चुका है, स्लीपर पहनना शुरू कर दिया और एक फुलिश इंसान की तरह दिखाई देता है। उसकी नोज़ के ऊपर चश्मे हैं और उसने एक पाउच टांग रखा है जिसमें वो अपने ऑब्जेक्ट्स लेके घूमता है। उसका जो जवानी का पजामा था वो अभी जो उसने संभाल के रखा था अपने फ्री दिनों में पहनने के लिए, अभी वो उसके पूरा नहीं आता है, क्योंकि उसकी टांगे जो है वो काफ़ी श्रिंक हो चुकी हैं, काफ़ी सिकुड़ चुकी हैं। शंख का मतलब यहाँ पर लेग्स हैं। और उसकी जो एक भारी भरकम आवाज़ थी वो भी बिल्कुल एक बचकानी, कांपती हुई, फ्लूट की तरह बजने वाली, और उसके साउंड से जो है वो सीटियों की आवाज़ आनी अभी शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों, लास्ट स्टेज की बात करते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Sorry for this friends, यहाँ पर ये teach नहीं है, TEECH, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर है teeth, ठीक है, this is my mistake, typing mistake, so I am telling you about it वेरी क्लियरली बिकॉज इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको करेक्ट कर दूँ वो चीज़ अगर कहीं कुछ गलत है तो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर जो लास्ट एज है, जो लास्ट स्टेज है, ठीक है, इज डॉटेज लीडिंग इनटू द फाइनलिटी ऑफ डेथ। मतलब अभी इतना वो इंसान बूढ़ा हो चुका है कि वो डेथ की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है। दैट एंड्स हिज दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि अब उसके इतिहास का क्या अंत होने वाला है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि जो स्पीकर है, स्पीकर कॉल्स इट द लास्ट सीन ऑफ ऑल, कि ये सभी पूरे प्ले का जो इस वर्ल्ड पे परफॉर्म किया जा रहा है उसका ये लास्ट सीन है इन द प्ले ऑफ द पर्सनस लाइफ ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। अब
पोइट कहते हैं वी सी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मेटाफर डेवलप्ड इनटू द फॉर्मल लाइंस ऑफ द डायलॉग इन दिस फाइनल सेक्शन। शेक्सपियर कॉल्स दिस जर्नी ऑफ अ पर्सन। तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। तो पॉइंट यहां पर कह रहे हैं कि अब उसकी जर्नी का, उसकी हिस्ट्री का एंड होने वाला है, ठीक है, इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। तो यहां पर अब उसका दूसरा बचपन आ गया है। एक बचपन तो पहले था, है ना, जब वो एक स्कूल बॉय की तरह रोता हुआ जा रहा था। अब जब वो इस डेथ की वर्ज पे पहुंच चुका है तो फिर से वो एक बच्चा बन चुका है। और ऑब्लिवियन का मतलब है यहाँ पर वो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है कि उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह दोबारा उसका बिहेवियर हो गया है, नेचर हो गया है। सैंस टीथ, सैंस का मतलब होता है दोस्तों विदाउट। क्या होता है? सैंस का मतलब होता है विदाउट। अब वो बिना दांतों के है दोबारा से, तब भी वो जब उसका जन्म हुआ था तो वो बिना दांतों के था, है ना। तो सेंस टीथ, अभी वो विदाउट टीथ है। सेंस आइज, अभी उसकी आंख की नज़र भी इतनी काम नहीं कर रही है तो वो बिना आंखों के है। सेंस टेस्ट, अब उसको किसी चीज़ का टेस्ट भी नहीं आ रहा है। सेंस एवरीथिंग, और उसको कुछ भी उसके पास में अभी नहीं बचा है, बिल्कुल वो अभी मरने की कगार पर है। तो ये जो है बिल्कुल लास्ट सीन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम, जो कि विलियम शेक्सपियर की पोएम, जिसका नाम है क्या दोस्तों? द 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है, जो कि कहाँ से ली गई है? एज यू लाइक इट से। होपफुली आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझा पाऊँ, एंड आपको डेफिनेटली समझ में आई भी होगी। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अभी मैं हाल फिलहाल जो है MGSU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर कोई भी MGSU का स्टूडेंट जो है वो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल से हेल्प ले सकता है और दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो कॉमन सिलेबस आ रहा है आप लोगों का, वो भी आप लोगों के काम आ सके, जो मैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, एंड यही होप करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।